नमस्ते, मैं राजेश। और आज एक जो यात्रा महात्मा गांधी के जीवन को समझने की कर रहे हैं उनकी लिखी आत्मकथा के द्वारा, उसमें और एक चरण। अब तक हम देख चुके हैं कि अफ्रीका में भारतीयों की क्या स्थिति है। महात्मा गांधी इससे रूबरू हो चुके हैं और यहाँ से उनको एक नया जो इंस्पिरेशन है वो मिला है कि भारतीयों की स्थिति कैसे बेहतर हो अफ्रीका में, उस ओर काम करना है, ऐसा उनके मन में आ चुका है। भारतीयों की स्थिति कितनी बदतर है ये एहसास कर चुके हैं महात्मा गांधी। अब जिस कार्य के लिए उनको बुलाया गया था, अर्थात दादा अब्दुल्ला के द्वारा जिस मुकदमे को लड़ने के लिए उनको बुलाया गया था, उस मुकदमे को वो भूले नहीं हैं। और अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति के समझने के मध्य नजर उन्हें यह एहसास होता है कि उनका प्राथमिक कार्य जो है वो उस मुकदमे को लड़ना है जिसके लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया है। तो इस मुकदमे की तैयारी महात्मा गांधी कैसे करते हैं, इस संबंध में वो लिखते हैं कि प्रिटोरिया में मुझे जो एक वर्ष मिला वह मेरे जीवन का एक अमूल्य वर्ष था। सार्वजनिक काम करने की अपनी शक्ति का कुछ अंदाजा मुझे यहीं पे हुआ, उसे सीखने का अवसर यहीं पे मिला। मेरी धार्मिक भावना अपने आप तीव्र होने लगी और कहना यह भी उचित होगा कि सच्ची वकालत मैंने यहीं पे सीखा। नया बैरिस्टर पुराने बैरिस्टर के दफ्तर में रहकर जो बातें सीखता है सो मैं यहीं पे सीख सका। यहां मुझे यह विश्वास पैदा हुआ कि वकील के नाते मैं बिल्कुल नालायक नहीं रहूंगा। वकील बनने की कुंजी भी यहीं मेरे हाथ लगी। तो अफ्रीका ने न केवल भारतीयों की स्थिति वहां पे कैसी थी इसकी समझ दी महात्मा गांधी को, बल्कि एक वकील की जो भूमिका है, उनकी अपनी क्या भूमिका है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जो आत्मविश्वास एक वकील के रूप में होना चाहिए, वो भी महात्मा गांधी को अफ्रीका के प्रिटोरिया में जाकर के ही प्राप्त हुआ, ऐसा वो खुद लिखते हैं। आगे वो लिखते हैं कि दादा अब्दुल्ला का मुकदमा छोटा नहीं था। 40,000 पाउंड का यानी 6 लाख रुपए का दावा था। दावा व्यापार के सिलसिले में था, इसलिए उसमें खाते वही की गुत्थियां बहुत ज्यादा थी। दावे का आधार तो प्रॉमिसरी नोट पर और कुछ प्रॉमिसरी नोट लिख देने का वचन पलवाने पर था। बचाव यह था कि प्रॉमिसरी नोट धोखा देकर लिखवाए गए थे और उनका पूरा मुआवजा नहीं मिला था। इसमें तथ्य और कानून की गलतियां काफी ज्यादा थी। बही खाते में भी उलझने काफी ज्यादा थी। दोनों पक्षों ने अच्छे से अच्छे सॉलिसिटर और बैरिस्टर किए हुए थे, इसलिए मुझे उन दोनों के काम का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। सॉलिसिटर के लिए वादी का मुकदमा तैयार करने तथा संग्रह करने का सारा बोझ मुझ पर था। उसमें से सॉलिसिटर कितना रखता है और सॉलिसिटर द्वारा तैयार की गई सामग्री में से बैरिस्टर कितनी सामग्री का उपयोग करता है, सो मुझे देखने को मिलता था। मैं समझ गया कि इस केस को तैयार करने में मुझे अपनी ग्रहण शक्ति का और व्यवस्था शक्ति का ठीक अंदाजा हो जाएगा। एक वकील को अपना काम किस तरीके से शुरू करना चाहिए, इसके सीख महात्मा गांधी लिखते हैं कि अफ्रीका में मिले उनके केस के दौरान जो उनको अपने से सीनियर बैरिस्टर और सॉलिसिटर के साथ जो काम करने का उनका अनुभव था, उससे उनको प्राप्त हुआ। वो लिखते हैं कि मैंने केस में पूरी दिलचस्पी ली, मैं उसमें तन्मय हो गया।
आगे पीछे सब कागज पत्र पढ़ गया। मुश्किल के विश्वास और होशियारी की सीमा न थी। इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया। मैं बारीकी से वही खाते का अध्ययन कर लिया था। बहुत से पत्र गुजराती में थे। उन गुजराती के पत्रों का अनुवाद भी मुझे ही करना पड़ता था और इस कारण मुझे इसका फायदा यह मिला कि मेरी अनुवाद करने की जो शक्ति थी उसमें काफी दृढ़ता आई। मैंने इस केस के दौरान काफी परिश्रम किया। जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूं, धार्मिक चर्चा आदि में और सार्वजनिक काम में मुझे खूब दिलचस्पी थी और मैं उसमें समय भी देता था, तो वह भी मेरे निकट गौण थी। मुकदमे की तैयारी को मैं प्रधानता देता था। इसके लिए कानून का या दूसरी पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक होता है, तो मैं उसे हमेशा पहले कर लिया करता था। परिणाम यह हुआ कि मुकदमे के तथ्यों पर मुझे इतना प्रभुत्व हो गया जितना कदाचित वादी प्रतिवादी को भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो दोनों के ही कागज पत्र थे। अब यह है कि जब किसी मुकदमे की तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित पुस्तकों को पढ़ना और उससे संबंधित कानून की पुस्तकों को पढ़ना और दूसरे किताबों का पढ़ना कितना आवश्यक होता है। महात्मा गांधी ने अपने अनुभव के आधार पर इस पर प्रकाश डाला है। वो लिखते हैं कि मुझे मिस्टर पिंकट को के शब्द याद आए। उनका अधिक समर्थन बाद में दक्षिण अफ्रीका के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर मिस्टर लेनर्ड से एक अवसर पर किया था। मिस्टर पिंकट का कथन था, तथ्य 3/4 कानून है। एक मुकदमे में मैं जानता था कि न्याय तो मुवक्किल की ओर ही है, पर कानून विरुद्ध जाता दिखा। मैं निराश हो गया और मिस्टर लेनर्ड की मदद से दौड़ा। तथ्य की दृष्टि से केस उन्हें भी मजबूत मालूम हुआ। उन्होंने कहा, गांधी, मैं एक बात सिखाता हूं और वह यह कि यदि हमें तथ्यों पर ठीक ठीक अधिकार कर लें तो कानून अपने आप हमारे साथ हो जाता है। इस मुकदमे के तथ्य हम समझ लें। यूं कहकर उन्होंने मुझे एक बार फिर तथ्यों को पढ़ समझ लेने और बाद में मिलने की सलाह दी। उन्हीं तथ्यों को फिर जांचने पर, उनका मनन करने, मैं उन्हें भिन्न रूप में समझ गया और उनसे संबंध रखने वाले एक पुराने मुकदमे का भी पता चला जो पहले ही दक्षिण अफ्रीका में चला था। मैं हर्ष विभोर होकर के मिस्टर लेनर्ड के पास पहुंचा। वे खुश हुए और बोले, अच्छा, यह मुकदमा हम जरूर जीतेंगे। जरा इसका ध्यान रखना होगा कि मामला किस जज के सामने जाता है। तो मुकदमे से संबंधित 2 बातें। मिस्टर लेनर्ड ने जो गांधी को कहा, गांधी उस संबंध में लिखते हैं कि किसी भी केस का 3/4 जो है उस केस के तथ्य होते हैं। मतलब फैक्ट्स आर 3/4 ऑफ द केस। अगर हमें तथ्यों पर नियंत्रण है, उसका हमने ठीक से अध्ययन किया है, तो केस हमारे पक्ष में होता है, कानून हमारे साथ अपने आप हो जाता है। आगे लिखते हैं कि दादा अब्दुल्ला के केस की तैयारी करते समय मैं तथ्य की महिमा को इस हद तक नहीं पहचान सका था। तथ्य का अर्थ है सच्ची बात। सच्चाई पर डटे रहने से कानून अपने आप हमारी मदद पर आ जाते हैं।
महात्मा गांधी ने यहां भी सच का साथ नहीं छोड़ा है। बोले फैक्ट सच्चाई होती है और हमें उस सच के साथ रहना होता है। अतः मैंने दादा अब्दुल्ला के केस में यह देख लिया कि उनका पक्ष मजबूत है, कानून को उनकी मदद करनी चाहिए। पर मैंने देखा कि मुकदमा लड़ने में दोनों पक्ष जो आपस में रिश्तेदार हैं और एक ही नगर के निवासी हैं बर्बाद हो जाएंगे। कोई कह नहीं सकता था कि मुकदमे का अंत कब होगा। अगर अदालत में मुकदमा चलता रहे तो उसे जितना चाहे उतना लंबा किया जा सकता था। मुकदमा को लंबा करने में किसी एक पक्ष का लाभ नहीं होता, इसलिए संभव हो तो दोनों पक्ष मुकदमे का शीघ्र अंत चाहते हैं। मैंने सेठ तैयब जी से विनती की, झगड़े को आपस में ही निपटा लेने की मैंने सलाह दी। उन्होंने अपने वकील से मिलने को कहा। यदि दोनों पक्ष अपने विश्वास के किसी व्यक्ति को पंच चुन लें तो मामला झटपट निपट जाएगा। वकीलों का खर्चा इतना अधिक बढ़ता जा रहा था कि उनमें उनके जैसे व्यापारी भी बर्बाद हो जाते। दोनों इतनी चिंता के साथ मुकदमा लड़ रहे थे कि एक भी निश्चित होकर दूसरा कोई काम नहीं कर सकता था। इस बीच आपस में बैर भी बढ़ता ही जा रहा था। मुझे वकील के धंधे से घृणा हो गई थी। वकील के नाते तो दोनों वकीलों को अपने अपने मुवक्किल को जिताने के लिए कानून की गलियां खोज कर देनी थी। इस मुकदमे में पहले पहल मैंने यह जाना कि जीतने वाले को पूरा खर्च कभी भी मिल नहीं सका। दूसरे पक्ष कितना खर्च वसूल किया जा सकता है, इसकी एक मर्यादा होती है, जबकि मुवक्किल का खर्च उससे कहीं अधिक होता है। मुझे यह सब असह्य मालूम हुआ। मैंने तो अनुभव किया कि मेरा धर्म दोनों की मित्रता साधन और दोनों रिश्तेदारों में मेल करा देना है। मैंने समझौते के लिए जी तोड़ मेहनत की। तैयब सेठ मान गए। आखिर पंच नियुक्त हुए। उनके सामने मुकदमा चला। मुकदमा दादा अब्दुल्ला जीते। महात्मा गांधी कहते हैं कि एक तरह से वो अदालतों से बचने की सलाह दे रहे हैं कि मुकदमे से हम बचें और आपसी सलाह मशवरा से आपस में बात करके अगर किसी ऐसे मुद्दों को हम निपटा लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि वास्तविक जितना मुवक्किल को प्राप्त होना चाहिए खर्च जुर्माना, वो प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। साथ ही मुकदमा कब खत्म होगा यह भी काफी अनिश्चित होता है। और दादा अब्दुल्ला और सेठ तैयब जी जैसे बड़े जो सेठ थे, जो व्यापारी थे, महात्मा गांधी को यह संभावना थी कि इनके जैसे बड़े लोग भी इस मुकदमे में बर्बाद हो जाएंगे। तो इन्होंने एक पंच नियुक्त करवा करके उस मुकदमे को जल्दी निपटाने के लिए कदम उठाए। पर इतने से मुझे संतोष नहीं हुआ। यदि पंच के फैसले पर अमल होता तो तैयब हाजी खान अहमद इतना रुपया एक साथ दे ही नहीं सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए पोरबंदर के मेमनों में आपस का एक अलिखित नियम था कि खुद चाहे मर जाएं पर दिवाला ना निकालें। तैयब सेठ 37,000 पाउंड और मुकदमे का एक खर्च मुफ्त दे ही नहीं सकते थे। उन्हें ना तो एक दमड़ी कम देनी थी और ना दिवाला ही निकालना था। रास्ता एक ही था कि दादा अब्दुल्ला उन्हें काफी लंबा मोहलत दें। दादा अब्दुल्ला उदारता से काम लिया और खूब लंबी मोहलत दे दी। पंच नियुक्त हुए। पंच नियुक्त करने में मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ी उससे अधिक मेहनत या लंबी अवधि निश्चित कराने में पड़ी।
दोनों पक्षों को प्रसन्नता हुई, दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ी, मेरी संतोष की सीमा ना रही। मैंने सच्चा वकालत सीखा, मनुष्य के अच्छे पहलू को खोजना और सीखा। मनुष्य के हृदय में प्रवेश करना मैंने सीखा। मैंने देखा कि वकील का कर्तव्य दोनों पक्षों के बीच हुई खाई को पाटना है। इस शिक्षा ने मेरे मन में एक ऐसा जड़ जमाई कि 20 साल की अपनी वकालत का मेरा अधिकांश समय अपने दफ्तर में बैठकर सैकड़ों मामलों को आपस में सुलझाने में बीता। उसमें मैंने खोया ही नहीं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैंने पैसे खोया, आत्मा तो खोई ही नहीं। तो महात्मा गांधी का अफ्रीका में जो केस है उसका अनुभव है कि एक वकील को कैसा होना चाहिए महात्मा गांधी की नज़र में। पहला, उन्हें लगता है कि किसी भी केस का तैयारी अगर करना है तो उसका फैक्ट जो है उसको जानना अति आवश्यक है। उससे संबंधित कानून की किताबें और दूसरी किताबों को पढ़ना अति आवश्यक है ताकि केस मजबूत बने। जब हमें फैक्ट की जानकारी होती है तो केस हमारे पक्ष में होता है। वो कहते हैं कि एक वकील का कर्तव्य ये है कि वो दोनों पक्षों के बीच में जो खाई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको पाटे। अपने लाभ के लिए केवल वहां पे उनके बीच में एक खाई जो है उसको बढ़ाए नहीं, बल्कि एक वकील का सच्चा कर्तव्य है कि उस खाई को पाटे। वो आगे लिखते हैं कि दादा अब्दुल्ला और सेठ तैयब जी को अदालत से बाहर एक पंच नियुक्त करवा करके उन्होंने दोनों का फैसला करवाया और इस बीच उन्हें जो है आत्मसंतुष्टि मिली। ये कहते हैं कि इन्होंने पैसे नहीं खोए बल्कि आत्मा भी नहीं खोई। तो एक वकील को कैसा होना चाहिए, इस पर महात्मा गांधी ने अपने अनुभव के आधार पर कहा है। मिलते हैं कल फिर एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।